तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आया था 2019 में। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन है, जिसका पार्ट ए है ये। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन और टू। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट गिवन इन मिलीसेकेंड। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस गिवन है, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, यानी कि 5 प्रोसेस गिवन है और उनके बर्स्ट टाइम गिवन है और उनकी प्रायोरिटी गिवन है। तो हमें क्वेश्चन और इसमें और क्या गिवन है, द प्रोसेसेस आर अज्यूम्ड टू हैव अराइव्ड इन ऑर्डर P1, P2, P3, P4, P5। मतलब कि ये सारी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम है जीरो है। यहाँ पे देखिए टाइम t इक्वल टू जीरो है, मतलब सारे प्रोसेस एक साथ आई हैं इस ऑर्डर में P1, P2, P3, P4, P5 से। और इन सबकी प्रायोरिटी भी गिवन है यहाँ पे। ये 4+8 का मतलब है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके 4 मार्क्स हैं और दूसरा के 8 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है, ये 4 मार्क्स जो हैं जो चौथा क्वेश्चन है उसका नहीं। हाँ, ये जो पहला पॉइंट इसका क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, दूसरा और 8 मार्क्स का, क्योंकि पहले में सिर्फ गैंट चार्ट बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन वन देखते हैं, इसमें क्या है। ड्रॉ 4 गैंट चार्ट्स फॉर दैट इलस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज processes using the following scheduling algorithms: first come first serve, shortest job first, non preemptive priority and round robin, जिसका क्वांटम टाइम है 1। यानी कि चारों सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करके हमें गैंट चार्ट बनाना है। चारों का अलग अलग बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या बनाते हैं हम, बनाते हैं गैंट चार्ट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बनाने के लिए हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं, तो यहाँ पे हम 5 बॉक्स बना लेते हैं। रेड कलर सही रहेगा, हाँ चलिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले ही गिवन है अराइवल टाइम सबका 0 है, तो हमें अराइवल टाइम की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, ये पहला एल्गोरिदम है, इसके हम यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने। तो चलिए अब सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले इसकी गैंट चार्ट बनाना है हमें, ये जो पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं P1 को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट टर्म वही आया है और ये 0 से स्टार्ट होगा और ये इसका टोटल बस टाइम है 10, यानी कि 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा, टाइम t इक्वल टू 10 तक। इसके बाद प्रोसेस 2 आएगा P2 और ये एग्जीक्यूट होगा 1, इसके बस टाइम 1 है, यानी कि 10 से 1 यानी कि 11। इसके बाद फिर आएगा P3, P3 का बस टाइम 2 है, यानी कि 11 से 2 यानी कि 13 हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा P4। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बहुत सिंपल होता है, इसमें बस सिक्वेंसली हमें एग्जीक्यूट करते जाना रहता है। तो P4 का बस टाइम 1 है, तो यानी कि 13 से 1 यानी कि 14 हो जाएगा। इसके बाद हमें P5 को एग्जीक्यूट करना है लास्ट में सबसे। इसका बस टाइम 5 है, यानी कि 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। तो ये गैंट चार्ट तैयार हो गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अब हमें दूसरा गैंट चार्ट बनाना है, किसके लिए, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए। तो हम यहाँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए गैंट चार्ट बनाएंगे। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो चलिए अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए बनाते हैं यहाँ पे हम गैंट चार्ट। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम एक तो 5 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि 5 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले
इस एल्गोरिदम का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती है, हम हमें उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। यानी कि यहाँ पे सबसे कम बस टाइम किसका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो P2 है, यानी कि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4, इन दोनों का बस टाइम 1 है। यानी कि सबसे कम इन्हीं दोनों का है और दोनों का सेम है। तो अब इनमें हमें डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अराइवल टाइम, कौन पहले आ रहा है। तो अराइवल तो सबका 0 है, तब भी एक प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर गिवन है, इस ऑर्डर में आ रहा है, मतलब लाइन में सबसे आगे कौन है इन दोनों के कंपेरिजन में, P2 और P4 के। तो P2 और P4 के कंपेरिजन में आप देखेंगे तो P2 जो है वो आगे है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। तो इसका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और इसका एग्जीक्यूशन 1 है, यानी कि टोटल टाइम इसका 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी ऑब्वियसली P4 ही होगी, क्योंकि वही उसके इक्वली थी। तो यहाँ पे हम P4 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम में हम लोग प्रायोरिटी का कुछ भी यूज नहीं रहता है, तो यहाँ पे अभी इसे इग्नोर करेंगे। इसका यूज हम प्रायोरिटी वाले एल्गोरिदम में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इसका रोल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे P4 का भी बस टाइम 1 है, तो 1 से लेके 1 तक 2 तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब ये दोनों तो एग्जीक्यूट हो चुके कंप्लीटली। इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P3 की शॉर्टेस्ट जॉब है। अब इन बाकी सारी चीजों में से, बाकी सारे प्रोसेसर्स में से, तब यहाँ पे हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो P3 का बस टाइम है 2, यानी कि 2 से 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4। अब P3 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब P1 और P5 में देखेंगे तो P5 है। तो अब यहाँ पे हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P5 का बस टाइम 5 है, यानी कि 4 से लेके 5 तक, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब P5 के बाद लास्ट बचा P1। अब P1 को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो P1 का बस टाइम 10 है, यानी कि यहाँ 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का गैंट चार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में हमें बनाना है नॉन प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी। तो नॉन प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी एल्गोरिदम यूज करके हमें गैंट चार्ट बनाना है। तो इसमें प्रायोरिटी वाले टेबल का भरपूर यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम बनाते हैं नॉन प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी एल्गोरिदम का यूज करते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, टेबल बनाते हैं। 5 प्रोसेसेस हैं, तो 5 ब्लॉक बना देते हैं। तो इस नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हर प्रोसेस की एक प्रायोरिटी गिवन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी P2 की है, यानी कि यहाँ पे लोएस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 इस पे इसका है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा हाईएस्ट नंबर इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि जो लोएस्ट नंबर है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि जब नंबर 1 प्रायोरिटी गिवन है, यानी कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, उसके बाद P5 की। तो सबसे पहले हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे इस नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम को यूज करके। तो P2 का यूज करेंगे हम यहाँ पे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो P2 का बस टाइम है 1, तो हम इसे 1 तक ले जाएंगे। इसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगी आपकी P5 की, तो इसके बाद हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P5 का बस टाइम 5 है, तो 1 से 5 तक यानी कि 6 हो जाएगा। अब P5 के बाद इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पे इस वाले प्रायोरिटी वाले टेबल में देखेंगे तो ये वाला तो हो गया, ये भी हो गया। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी है ये वाली 3 है और 3, मतलब दो दो की प्रायोरिटी सेम हो जा रही है, P1 और P3 की। तो अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि इन दोनों में से सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। तो अब यहाँ पे अराइवल टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे अराइवल टाइम तो गिवन है, सबका 0 है उसमें भी, लेकिन आपको ऑर्डर गिवन है यहाँ पे, मतलब सब तो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन उस आगे में से सबसे आगे कौन खड़ा है, यानी कि P1 और P3 में सबसे आगे कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 सबसे आगे है। तो यहाँ पे अब हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 का बस टाइम 10 है,
यानी 6 से 10 यानी कि हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे हमने P1 को भी एग्जीक्यूट कर लिया पूरा। अब इसके बाद हम P3 को करेंगे। तो P3 को यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। P3 का बस टाइम 2 है, तो 16 से 2 हो जाएगा 18। अब P3 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया कम्प्लीटली। अब लास्ट में सबसे कम प्रायोरिटी इसकी है, P4 की है, तो लास्ट में हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका बस टाइम 1 है, तो 18 से 19 हो जाएगा। तो ये गैंट चार्ट बन गया किसका, नॉन प्रिम्पटिव प्रायोरिटी का एल्गोरिदम का यूज करके। यहाँ नॉन प्रिम्पटिव का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में आता है प्रिम्पटिव प्रायोरिटी, इसमें है नॉन प्रिम्पटिव प्रायोरिटी। नॉन प्रिम्पटिव प्रायोरिटी को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इसमें सिंपली हम लोग जब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे रोकते नहीं है। लेकिन जब प्रिम्पटिव प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें हर एक यूनिट मिली सेकेंड पे हमें चेक करना होता है कौन सा प्रोसेस आ चुका है, अराइवल हो चुका है, और उसकी प्रायोरिटी। मतलब हर एक सेकेंड पे हम लोग प्रायोरिटी चेक करते हैं हर प्रोसेस की। उसमें अराइवल टाइम गिवन होता है। यहाँ पे नॉन प्रिम्पटिव प्रायोरिटी है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए तो इसको कम्प्लीटली एंड कर देंगे। लेकिन प्रिम्पटिव वाले कॉन्सेप्ट में, प्रिम्पटिव वाले प्रायोरिटी में ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस को 1 यूनिट मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे जो रेडी क्यू में जो प्रायोरिटी प्रोसेसेस रहेंगी उनमें से किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो वहाँ पे हम लोग स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट करेंगे, यानी स्विच करते रहेंगे जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन नॉन प्रिम्पटिव में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब चौथा जो है एल्गोरिदम, जिसका नाम है राउंड रॉबिन, अब उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन, तो राउंड रॉबिन में यहाँ पे क्वांटम आपको दिया हुआ है 1, यानी कि टाइम क्वांटम 1 है। तो यहाँ पे लंबा टेबल लगेगा, इसीलिए हम नीचे बनाते हैं इसको। इसको राउंड रॉबिन के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसे हम टाइम क्वांटम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम क्वांटम की वैल्यू दी हुई है 1। यहाँ पे 1 देख सकते हैं आप दी हुई, यानी कि हर प्रोसेस को 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरी प्रोसेस के आगे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 0 से लेके 1 तक। इसके बाद हम P2 पे चले जाएंगे। इससे कंप्लीट होने या होने से ना मतलब है, हम सिर्फ 1 मिली सेकेंड जो कि टाइम क्वांटम होता है उतना ही एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम P2 पे चले जाएंगे, फिर उससे 1 टाइम क्वांटम तक चलाएंगे, एक्सिक्यूट करेंगे। उसके बाद फिर P3 पे चले जाएंगे। फिर P3 को भी 1 टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद P4 पे आ जाएंगे हम। P4 को भी 1 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेंगे। फिर फिर P5 यहाँ तक 5 प्रोसेस है यहाँ पे, तो पांचवा को भी एक ठो यहाँ पे P5 के लिए भी एग्जीक्यूट कर देते हैं 1 टाइम तक। तो सबको एक एक मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद जब सारी कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक्चुअल में तो कोई एक भी प्रोसेस, यानी कि एक भी प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुए, केवल P2 और P4 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे देखें तो P1 का टोटल बस टाइम था, और P2
P3, P4 और P5। टोटल 5 प्रोसेसेस गिवन है यहाँ पे। P1 का बस टाइम 10 है, उसमें से 1 चल चुका है, यानी कि 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब बचा 9 यहाँ पे। और P2 का 1 है तो 1 कंप्लीट हो गया पूरा। P3 का 2 है तो उसमें से 1 हो गया तो 1 बचा। और P4 का 1 है तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और P5 का 5 है तो उसमें से 4 बचा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना कितना बचा है। P1 का टोटल बस टाइम था 10, तो उसमें से 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब यहाँ पे बचा आपका 9। वैसे ही P2 में तो टोटल 1 था तो 1 अब 0 बचा, यानी कि ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। वैसे ही P3 में फर्स्ट टाइम P3 का जब था 2 था, तो अब 2 में से 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तब इसमें से बचा आपका 1 बचा। वैसे ही P4 का देख लेते हैं कितना बस टाइम था। यहाँ पे देखिए P4 का बस टाइम गिवन है 1, यानी कि यहाँ पे 1 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपका 0 बचा है यहाँ पे 0, यानी कि P4 भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। और P5 का यहाँ पे बस टाइम देखिए। अब इस चार्ट में देखिए P5 का बस टाइम 5 गिवन है, तो 5 में से आप 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट कर चुके हैं, यानी कि अभी 4 अभी बचा है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं आप P2 और P4 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लेकिन P1, P3 और P5 अभी भी बाकी हैं। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे वही प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप फिर से P1 को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। फिर सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि राउंड रॉबिन का यही कॉन्सेप्ट है। अ, एक फिक्स अमाउंट आप जिसे टाइम क्वांटम बोलते हैं उतना ही एग्जीक्यूट करना रहता है। अब यहाँ पे अब P1 अब 8 बचेगा, क्योंकि 8 9 में से 1 चला जाएगा, अब 8 हो जाएगा। P2 तो कंप्लीट हो चुका है, अब P3 को करेंगे। P3 को एग्जीक्यूट करेंगे 1 मिली सेकेंड के लिए। अब P3 भी कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बचा था। अब इसके बाद P4 पे जाएंगे। P4 तो पहले से ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P5 को भी 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। और तब यहाँ पे P5 को भी इस रनिंग स्टेज से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे बचा रहेगा 3 मिली सेकेंड, यानी कि 3 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन अभी भी P5 में बचा है। अब इसके बाद फिर से P1 को शुरू से चले आएंगे, स्टार्टिंग में चले जाएंगे। P1 को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे 1, यानी कि अब P1 की 8 की जगह अब 7 बचा रहेगा। अब P1 के बाद फिर से ये सब तो पहले से एग्जीक्यूट हो चुके हैं कंप्लीटली। अब P5 पे जाएंगे। P5 को भी अब एक टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये 3 से अब हो जाएगा 2। फिर इसके बाद P1 पे जाएंगे। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्विच होता रहता है अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में, ताकि सब प्रोसेसेस को टाइम मिल सके सीपीयू का। यहाँ P1 को भी एक टाइम क्वांटम के लिए चलाएंगे, तो अब इसमें बचा से 6 बस टाइम, इसका 6 बचा है अभी, यानी कि 6 मिली सेकेंड अभी इसे और एग्जीक्यूट होना है। अब P1 के बाद फिर से P5 को आ जाएंगे हम। 11 से 12 हो जाएगा। अब ये 2 से 1 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट होगा। 12 से 13, तो 6 से हो जाएगा, अब इसमें 5 बचेगा। अब P5 को फिर से लाएंगे। P5 में लास्ट बचा है अब 13 से 14। यहाँ पे P5 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अब P5 भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन P1 में अभी 5 बाकी है। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे P1 को 5 तक चला सकते हैं, क्योंकि और कोई प्रोसेस अभी नहीं बची है, यानी कि 14 से लेके 5 यानी कि 19 तक। तो ये हो गया राउंड रॉबिन का गैंट चार्ट। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, फिर P1, P3, P5, P1, P5, यहाँ पे P1 है, फिर से P5, P1, P5, P1। ये है राउंड रॉबिन का गैंट चार्ट, जो कि जो क्वेश्चन ये था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, जो कि क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ईच ईच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए, यानी कि हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए
और हर एक प्रोसेस के लिए आपको फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। तो उसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं टर्न अराउंड टाइम के लिए और वेटिंग टाइम के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसी में बढ़ा के बना लेते हैं। तो यहाँ पे होगा टर्न अराउंड टाइम, और यहाँ पे हम कर देते हैं वेटिंग टाइम। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे अराइवल टाइम तो सबका जीरो है, यानी कि कंप्लीशन टाइम ही टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो इस गैंट चार्ट के जरिए देखिए आप, P1 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है? 10 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 10। वैसे ही P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 11 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 11। P3 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे देखिए 13 है, यानी कि इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 13। वैसे ही P4 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 14, और P5 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 19। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के लिए। वैसे ही अब वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। यानी कि टर्न अराउंड टाइम जो है, उसमें से हमें बस टाइम माइनस कर देना है, तो वो वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, यानी कि P1 के लिए वेटिंग टाइम 0 होगा। यहाँ पे आप गैंट चार्ट से इजीली देख सकते हैं, P1 को वेट नहीं करना पड़ा, ये पहले ही सबसे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 0 यही वेटिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही P2 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, वैसे ही यहाँ पे भी 10 आएगा कैलकुलेट करने से भी। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 11 माइनस 1 यानी कि 10, 13 माइनस 2 यानी कि 11, 14 माइनस 1 यानी कि 13, 19 माइनस 5 यानी कि 14। आप गैंट चार्ट से भी इजीली ये सब बता सकते हैं देख के वेटिंग टाइम। जैसे P1 का वेटिंग टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, P2 का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 आया, P3 का यहाँ पे 11 है, यानी कि 11 से शुरू हुआ है, यानी कि 11 तक ये वेट कर रहा था P3, इसका 11 हो जाएगा। वैसे ही P4 का वेटिंग टाइम 13 है, P5 का वेटिंग टाइम 14 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेसेस। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फॉर ऑफ ईच प्रोसेस फॉर ईच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो किसी किसी क्वेश्चन में एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लेता है, जैसे पिछले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उसमें पूछा था। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये सारी टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वैसे ही एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए टोटल सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो हम नहीं करेंगे। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो अब फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। चलिए अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अ, ठीक है, इतना ठीक है। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं गैंट चार्ट में। देखिए गैंट चार्ट में देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में अराइवल टाइम 0 होता है, तो कंप्लीशन टाइम ही टर्न अराउंड टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 का कंप्लीशन टाइम 19 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम भी 19 हो जाएगा, यानी कि P1 का टर्न अराउंड टाइम 19 है। वैसे ही P2 का यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम देखिए, P2 का यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम 1 है, P3 का यहाँ पे देखिए 4 है। गैंट चार्ट हमें बहुत ईजी कर देता है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गैंट चार्ट बनाना। अब देखिए P4 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वही कंप्लीशन टाइम है। अब P5 का देखिए यहाँ पे 9 है,
तो ये सब हो गया टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला आप जानते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 19 माइनस 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। आपको आप इसको गैंट चार्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे P1 का वेटिंग टाइम इसमें देखिए, P1 यहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि 9 से, यानी कि 9 मिली सेकेंड तक ये वेट कर रहा था। गैंट चार्ट में इजीली दिख रहा है, कैलकुलेट करने पे हमारे पास 9 ही आया। वैसे ही जो P2 है वो वेट ही नहीं किया है, जीरो टाइम वेट किया है, यानी कि सबसे पहले यही एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका वेटिंग टाइम जीरो है। वैसे ही P3 का 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं P3 2 से स्टार्ट हुआ है, और वैसे ही P4 भी 4 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखिए P4 का वेटिंग टाइम 1 है। P4, हाँ P4 का देखिए 1 यहाँ पे 1 है। P5 का वेटिंग टाइम 4 है, यहाँ पे देखिए वही है। ये है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फॉर शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम के लिए। तो अब हम टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम निकालेंगे नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए। तो नॉन प्रिमिटिव ये वाला गैंट चार्ट है, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम P1 का टर्न अराउंड टाइम देखते हैं। तब P1 का टर्न अराउंड टाइम हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, 16 है। तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, थोड़ा सा, हाँ, टर्न अराउंड टाइम 16 हो गया P1 के लिए, और P2 का टर्न अराउंड टाइम है 1, 1 हो गया, और P3 का यहाँ पे 18 है, और P4 का यहाँ पे देखिए 19 है टर्न अराउंड टाइम, और P5 का यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम है 16। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। याद रखिए कि ये सब टर्न अराउंड देख के हम नहीं बता सकते, ये कंप्लीशन टाइम होता है। ये जो लास्ट में इस प्रोसेस के लिखा रहता है, ये सब कंप्लीशन टाइम है। यानी कि P4 का ये कंप्लीशन टाइम है 19, P3 का ये कंप्लीशन टाइम है 18। लेकिन टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम 0 है, इसलिए हमें टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम हो जा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में अराइवल टाइम गिवन होगा, तो हमें कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करना पड़ेगा, तब टर्न अराउंड टाइम हमारे पास फाइंड होगा। लेकिन इस केस में अराइवल टाइम 0 है, तो हम सिंपली लिख दे रहे हैं कंप्लीशन टाइम इक्वल टू अराइवल टाइम। जैसे P4 के लिए यहाँ पे 19 कंप्लीशन टाइम है, तो हमने P4 के लिए टर्न अराउंड टाइम 19 लिख दिया है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं वेटिंग टाइम P1 के लिए। तो जैसे कि हमने कई बार देख चुके हैं, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे 16 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 0, 18 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 19 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, 6 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ये आ गया वेटिंग टाइम। इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप गैंट चार्ट से। जैसे P1 को आप देखिए यहाँ पे, तो P1 का वेटिंग यहाँ पे देखिए 6 से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसका वेटिंग टाइम 6 है। देखिए यहाँ पे भी 6 है। वैसे P2 0 है, यहाँ पे देखिए P2 सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 0। P3 का 16 है, यानी कि देखिए यहाँ पे 16 से P3 स्टार्ट हुआ है, तो ये P3 का वेटिंग टाइम 16 हो गया है। P4 का 18 यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए P4 18 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका वेटिंग टाइम 18 हो गया। और वैसे ही P5 यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया है, तो इसका वेटिंग टाइम 1 हो गया। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम किसके लिए, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी के लिए। अब हमें लास्ट वाला जो कि है राउंड रॉबिन, उसके लिए टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो चलिए उसके लिए फाइंड करते हैं। तो उसका गैंट चार्ट थोड़ा नीचे है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसे छोटा कर सकते हैं, फिर समझते हैं। हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सही है। तो सबसे पहले P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में जो P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि 19 पे इसका कंप्लीशन टाइम है, तो यही इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के लिए, वो है 19। वैसे ही P2 के लिए आप देखेंगे तो P2 यहीं पे सबसे कंप्लीट हो जा रहा है सबसे पहले ही, यानी कि 2 पे ही, तो इसका टर्न अराउंड टाइम भी 2 हो जाएगा, P2 का 2। अब P3 का हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। P3 आप देखेंगे लास्ट से देख, तो यहाँ आप देखिए P3 कहाँ सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ, इधर से आप देखते रहेंगे। तो P3 यहाँ पे देखिए आप, P3 कंप्लीट हुआ है 7, T इक्वल टू 7, यानी कि
इसका कंप्लीशन टाइम 7 है, तो इसका बस टर्न अराउंड टाइम भी हो जाएगा 7। वैसे ही अब P4 के लिए देखेंगे तो P4 तो शुरू में ही कंप्लीट हो गया था, यानी कि t इक्वल टू 4 पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 4। P5 का देखते हैं, P5 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। P5 देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और t इक्वल टू 14 पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 14। तो हमने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के लिए। अब वेटिंग टाइम निकालते हैं, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो यहाँ 19 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। फिर 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3। 14 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये वेटिंग टाइम है फॉर ईच प्रोसेस के लिए, यानी कि P1 के लिए वेटिंग टाइम 9 है। यहाँ पे आप गैंट चार्ट से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा गैंट चार्ट से वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम क्वांटम 1 1 है सबके लिए, तो इसमें कई बार प्रोसेस क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होती है। और वैसे ही आपको यदि एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है, तो ये सब जोड़ के आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, जो कि यहाँ पे 5 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वैसे ही एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए ये सारी वेटिंग टाइम जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम नहीं पूछा है। तो जितना पूछा है उतना सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो और समझ भी आया हो। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।